नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल एग्जाम पे चर्चा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो कल भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट प्रस्तुत किया गया है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, बजट प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और सभी एग्जामों में इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए बजट को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बजट को मैंने निम्नलिखित आयामों में समझाने का प्रयास किया है। सबसे पहले हम बजट की पृष्ठभूमि क्या है इसको जानेंगे। उसके बाद इसको कौन बनाता है और क्यों महत्वपूर्ण है इसकी बात करेंगे। उसके बाद बजट के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। उसके बाद बजट 2022-23 के मुख्य बिंदु क्या हैं, इसकी चुनौतियां क्या हैं, आगे की राह क्या है और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, बजट होता क्या है। दोस्तों, हमारी सरकारें खर्च करने के लिए जो पैसा है वो भारत की संचित निधि से निकालती हैं, उसे हम बजट कहते हैं। दोस्तों, भारत की संचित निधि से पैसा निकालने के लिए लोकसभा की अनुमति की आवश्यकता होती है। भारत की जो संचित निधि है उसका संविधान में अनुच्छेद 266 में उल्लेख किया गया है। दोस्तों, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 112 के अनुसार केंद्रीय बजट किसी वर्ष सरकार का अनुमानित राजस्व और अनुमानित व्यय का लेखा जोखा होता है। मतलब सरकार को कहां से पैसा आएगा और कहां सरकार इसको खर्च करेगी, इसका लेखा जोखा होता है। दोस्तों, भारत में वित्त वर्ष का समय 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। दोस्तों, भारत के संविधान में बजट शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि जो 112 है वो वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है। मतलब जो बजट शब्द है ये हम आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, बाकी इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। दोस्तों, 2017 से पहले तक जो हमारा बजट है वो फरवरी माह के अंतिम दिन प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन 2017 से इस परंपरा को बदला गया और अब ये फरवरी माह की पहली तारीख को प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला बजट हमारे पहले वित्त मंत्री R.K. षणमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। दोस्तों, श्रीमती इंदिरा गांधी पहली महिला वित्त मंत्री हैं जिन्होंने 1970 में बजट प्रस्तुत किया। हमारी जो निर्मला सीतारमण जी हैं जिन्होंने अभी हाल ही में चौथा बजट भी प्रस्तुत किया, उन्होंने 2020 में सबसे लंबा बजट प्रस्तुत किया था और सबसे छोटा बजट 1977 में H.M. पटेल जी ने प्रस्तुत किया था। तो ये थी दोस्तों बजट से जुड़ी मुख्य बातें। दोस्तों, अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि बजट बनाता कौन है और ये महत्वपूर्ण क्यों है। दोस्तों, बजट बनाने की प्रक्रिया में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग का बजट प्रभाग और नीति आयोग एवं सरकार के अन्य मंत्रालय शामिल होते हैं। दोस्तों, मुख्य रूप से जो बजट का दायित्व है वो बजट प्रभाग का है। बजट महत्वपूर्ण क्यों है दोस्तों? लक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ये सरकार को दिशा देता है। इससे सरकार कमजोर क्षेत्रों की पहचान दोस्तों, अब हम 2022-23 का जो बजट है उसके मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, भारत की आर्थिक वृद्धि दर 9.2% अनुमानित है, जो विश्व की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 60 लाख नए रोजगार का सृजन होगा। दोस्तों, PLI योजना में 30 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त उत्पादन बढ़ाने की क्षमता है। दोस्तों, इस बार का जो बजट है वो अगले 25 सालों के विकास को ध्यान में रखकर
4 प्राथमिकताओं के विकास पर जोर दिया गया है। मतलब 4 पिलर में हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों वो 4 प्राथमिकताएं क्या हैं? पीएम गति शक्ति, समेकित विकास, उत्पादन संवर्धन एवं निवेश, सनराइज अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्य। चौथा, निवेश को वित्तीय मदद। इन्हीं 4 पिलरों के माध्यम से दोस्तों हम बजट को समझने का प्रयास करेंगे और आज के इस बजट को हम पार्ट ए और पार्ट बी 2 भागों में पढ़ेंगे। दोस्तों सबसे पहला है पीएम गति शक्ति। दोस्तों पीएम गति शक्ति योजना का उद्देश्य है भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके विकास पर जोर देना। इसमें दोस्तों 7 कारक जो हैं, पीएम गति शक्ति को बढ़ाने वाले जो 7 कारक हैं, सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग, लॉजिस्टिक अवसंरचना, इन 7 कारकों को निर्बाध बहुपक्षीय कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक के दायरे में आ जाएंगे। सड़क परिवहन में दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग में 2022-23 में 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, दोस्तों 2022-23 में 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए पीपीपी प्रारूप के जरिए संविदाएं प्रदान की जाएंगी। दोस्तों पीपीपी मॉडल क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें जो हमारी सरकारी कंपनियां हैं और जो प्राइवेट कंपनियां हैं ये पार्टनरशिप में काम करती हैं। रेल मार्ग, दोस्तों स्थानीय व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद की संकल्पना होगी। 2022-23 में दोस्तों कवच के तहत रेल मार्ग नेटवर्क में 2000 किलोमीटर जोड़ा जाएगा। अगले 3 साल के दौरान 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण होगा। अगले 3 साल के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के लिए 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। दोस्तों पर्वतमाला प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला को भी पीपीपी प्रारूप में लाया जाएगा और 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजना के लिए संविदाएं प्रदान की जाएंगी। अब हमारा जो बजट का मुख्य है दोस्तों कृषि। गेहूं और धान की खरीद के लिए 1.63 करोड़ किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपए का सीधा भुगतान किया जाएगा और देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। मतलब हमारी जो सरकार है वो प्राकृतिक खेती को बढ़ाने के प्रयास कर रही है। शुरू में जो हमारी गंगा नदी है उससे सटे 5 किलोमीटर की चौड़ाई वाले गलियारे को किसानों की जमीन पर ध्यान दिया जाएगा। दोस्तों फसलों के आकलन के लिए जो अभी समस्याएं होती हैं उसमें भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, कीटनाशक और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। हमारी मुख्य परियोजना है दोस्तों केन बेतवा लिंक परियोजना। इसके लिए सरकार ने 1400 करोड़ रुपए व्यय करने का लक्ष्य रखा है। इससे किसानों को 9.08 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। दोस्तों सरकार का मुख्य फोकस रहा दोस्तों एमएसएमई। इसका पूरा नाम होता है दोस्तों सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। इनको बढ़ाने के लिए सरकार बहुत प्रयास कर रही है। जैसे आपने देखा कोविड महामारी के दौरान कई उद्योग धंधे बंद हो गए, तो एमएसएमई को बढ़ाने के लिए सरकार केंद्रित है। इसके लिए दोस्तों उद्यम ई श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल जो एमएसएमई से संबंधित है इनको आपस में जोड़ा जाएगा। 130 लाख एमएसएमई को इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी योजना के तहत अतिरिक्त कर्ज दिया जाएगा। ईसीएलजीएस के तहत गारंटी कवर जो पहले 50,000 करोड़ रुपए था उसे बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट CGTMSE के तहत 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त क्रेडिट दिया जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं दोस्तों हमारी सरकार जो है
वो एमएसएमई को बढ़ाने के लिए कर्ज भी बांट रही है और काफी प्रयास कर रही है। अब हम कौशल विकास की बात करेंगे। दोस्तों, ऑनलाइन प्रशिक्षण के जरिए नागरिकों की कुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लिवलीहुड लॉन्च किया जाएगा। ड्रोन शक्ति की सुविधा और सेवा के रूप में स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। मतलब ड्रोन से संबंधित जो स्टार्टअप है दोस्तों, उसको बढ़ाने का प्रयास हमारी सरकार करेगी। पीएम ई विद्या के एक कक्षा एक टीवी चैनल कार्यक्रम को 200 टीवी चैनलों पर दिखाया जाएगा। महत्वपूर्ण चिंतन कौशल और प्रभावी शिक्षा वातावरण को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल प्रयोगशाला और कौशल ई प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। दोस्तों, डिजिटल शिक्षकों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाला ई कंटेंट विकसित किया जाएगा। कोविड महामारी के दौरान आप लोगों ने देखा कि शिक्षा में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है, तो इसको आगे ऐसी दिक्कत ना हो, इसके लिए ई कंटेंट विकसित किया जाएगा ताकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के व्यापक प्रयास किए जा सकें और ई कंटेंट के माध्यम से चीजों को समझाने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों, व्यक्तिगत तौर पर पढ़ाई करने के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। स्वास्थ्य के बारे में हमारी सरकार क्या कहती है? राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम के लिए खुला मंच शुरू किया जाएगा। गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श देखरेख सेवाओं के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। आंगनबाड़ी के लिए दोस्तों मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के जरिए महिलाओं और बच्चों को एकीकृत लाभ प्रदान किए जाएंगे। 2 लाख आंगनबाड़ियों को सक्षम आंगनबाड़ियों में उन्नयन किया जाएगा। दोस्तों, अगला है हर घर नल से जल। हर घर नल के जल के तहत वर्ष 2022-23 तक 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। दोस्तों, सभी के लिए आवास। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2022-23 में 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। दोस्तों, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल। पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास परियोजनाओं और वित्त पोषण के लिए नई योजना PMDEVINE शुरू की गई। इस योजना के तहत युवा और महिलाओं को आजीविका गतिविधियों में समर्थ बनाने के लिए 1500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। जीवंत ग्राम कार्यक्रम। दोस्तों, उत्तरी सीमा में जो छिटपुट आबादी, सीमित संपर्क और बुनियादी ढांचे वाले सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए जीवंत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। बैंकिंग के लिए दोस्तों क्या किया हमारी सरकार ने? 100% 1.5 लाख डाकघरों को मुख्य बैंकिंग प्रणाली में शामिल किया जाएगा। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित की जाएंगी। दोस्तों, अगला है ई पासपोर्ट। एम्बेडेड चिप और भावी प्रौद्योगिकी वाले ई पासपोर्ट शुरू किए जाएंगे। शहरी नियोजन, शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। बैटरी अदला बदली नीति लाई जाएगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए दोस्तों हमारी सरकार काम कर रही है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां लें, इसीलिए बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन। भूमि रिकॉर्ड के IT आधारित प्रबंधन के लिए विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या बनाई जाएगी। दूर संचार क्षेत्रों के लिए दोस्तों 5G के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम स्थापित किया जाएगा। निर्यात संवर्धन, उद्यम एवं सेवा केंद्रों के विकास में भागीदारी बनाने के लिए, राज्यों को समर्थ बनाने के लिए विशेष आर्थिक जोन अधिनियम को एक नए विधान से प्रतिस्थापित किया जाएगा। दोस्तों, रक्षा में आत्मनिर्भरता। 2022-23 में घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित पूंजीगत खरीदारी बजट का 68% निर्धारित किया गया है, जो 2021 में 58% था। दोस्तों, 25% रक्षा अनुसंधान विकास बजट के साथ
उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षा के लिए रक्षा अनुसंधान विकास खोला जाएगा। जांच और प्रमाणीकरण जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र नोडल अम्ब्रेला निकाय स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, सनराइज अवसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भू स्थानिक प्रणालियां और ड्रोनों, सेमीकंडक्टर, इसके इकोसिस्टम, अंतरिक्ष, अर्थव्यवस्था, जीनोमिक्स और फार्मास्यूटिकल, हरित ऊर्जा, स्वच्छ गतिशीलता प्रणालियों जैसे सनराइज अवसरों, अनुसंधान और विकास के लिए सरकारी योगदान उपलब्ध कराया जाएगा। ऊर्जा पारगमन और जलवायु कार्यवाही, वर्ष 2030 तक स्थापित सौर विद्युत का 280 गीगावाट लक्ष्य हासिल करने के लिए उच्च दक्षता के सौर मॉड्यूल्स के निर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के लिए 19,500 करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटन प्रदान किया जाएगा। इससे वार्षिक रूप से 38 MMT कार्बन डाइऑक्साइड की बचत होगी। इसके अलावा अतिरिक्त आय और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे। खेतों में पराली जलाने में मदद मिलेगी। दोस्तों, गिफ्ट सिटी क्या है? दोस्तों, गिफ्ट शहर में विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों को अनुमति दी जाएगी। गिफ्ट का मतलब है दोस्तों गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। इसमें विश्व स्तर की विदेशी यूनिवर्सिटी को अनुमति दी जाएगी। ये यूनिवर्सिटी यहाँ साइंस, मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी जैसे कोर्स उपलब्ध कराएगी। संसाधनों को जुटाना, डेटा केंद्रों और ऊर्जा संरक्षण प्रणालियों को बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया जाएगा। स्टार्टअप और विकास को इकोसिस्टम में सुविधा प्रदान की जाएगी। सनराइज क्षेत्रों के लिए ब्लेंडेड निधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। हरित बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। दोस्तों, अगला है डिजिटल रुपया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल रुपए की शुरुआत 2022-23 में की जाएगी। मतलब हमारी सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत की भी डिजिटल करेंसी होगी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर कार्य करेगी। अब हम मुख्य मुद्दे पर चलते हैं दोस्तों। राजकोषीय प्रबंधन, बजट अनुमान 2021-22 का 34.83 लाख करोड़ रुपए था, जो संशोधित अनुमान 37.70 लाख करोड़ रुपए में बदल गया। मतलब हमारी सरकार ने 34.83 लाख करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे, जो लास्ट में 37.70 लाख करोड़ रुपए हो गए। इस बार का अनुमानित व्यय कितना है दोस्तों? 39.45 लाख करोड़ रुपए। प्राप्तियां कितनी होंगी सरकार को? 22.84 लाख करोड़ रुपए। तो जो बाकी का डिफरेंस है वो पैसे कहां से आएंगे? तो इन्हीं पैसों को सरकार कर्ज लेती है, बॉन्ड जारी करती है। चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा है दोस्तों 6.9% और अगले वित्त वर्ष का राजकोषीय घाटा 6.4% अनुमानित है। पार्ट बी में हम चलते हैं दोस्तों बजट के। कर प्रणाली को सरल बनाना और मुकदमेबाजी को कम कराना, इस पर दोस्तों हमारी सरकार प्रयास कर रही है। करदाता को आय के आकलन में हुई गलतियों को सुधार करने का अवसर मिलेगा दोस्तों, और उसको एक और मौका दिया जाएगा अपना कर दाखिल करने के लिए। दोस्तों, अगला है सहकारी समितियां। सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर भुगतान को 18.5% से घटाकर 15% किया गया। उन सहकारी समितियों के लिए अधिभार की मौजूदा दर को 12% से घटाकर 7% किया गया। दोस्तों, राष्ट्रीय पेंशन योजना के योगदान में समानता। राज्य सरकार के कर्मचारियों के एनपीएस खाते में नियोक्ता के योगदान पर कर कटौती की सीमा को 10% से बढ़ाकर 14% करने का प्रस्ताव किया गया है। स्टार्टअप के लिए दोस्तों प्रोत्साहन, कर प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए पात्र स्टार्टअप के निगमन की अवधि को 1 साल बढ़ाकर 31/3/2023 तक करने का प्रस्ताव किया गया है। दोस्तों, जो हमारे इकोनॉमी सर्वे में चर्चा की गई थी कि आखिर सरकार क्रिप्टो करेंसी पर क्या योजना बना रही है, तो उसे सरकार ने बजट में क्लियर कर दिया है। तो आइए उस पर भी बात करते हैं। दोस्तों, वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के कराधान के लिए योजना। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के लिए विशेष कर प्रणाली लागू की गई है। किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के
हस्तांतरण से होने वाली आय पर दी दर 30% होगी। मतलब अगर आप 1 लाख रुपए की आय वर्चुअल करेंसी या वर्चुअल संपत्तियों से कर रहे हैं तो इस पर 30%, 30,000 रुपए आपको सरकार को देना होगा। इस प्रकार की आय की गणना करते समय अधिग्रहण लागत को छोड़कर किसी भी खर्च अथवा भत्ते के लिए कटौती नहीं होगी। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुए नुकसान की भरपाई किसी अन्य आय से नहीं की जा सकती। दोस्तों, लेन देन के विवरण के लिए वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में किए गए भुगतान पर एक निश्चित मौद्रिक सीमा से ऊपर की रकम पर 1% की दर से टीडीएस देय होगा। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के उपहार पर भी प्राप्तकर्ता के यहां कर देय होगा। स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर। दोस्तों, आय और मुनाफे पर किसी भी अधिभार अथवा उपकर को कारोबारी खर्च की श्रेणी में रखने की अनुमति नहीं होगी। अप्रत्यक्ष कर। जो दोस्तों, जीएसटी में असाधारण प्रगति। वैश्विक महामारी के बावजूद जीएसटी राजस्व में उछाल है। इसे बढ़ोतरी के लिए करदाता सराहनीय के पात्र हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र। दोस्तों, एसईजेड का सीमा शुल्क प्रशासन पूरी तरह आईटी से संचालित होगा। कस्टम्स नेशनल पोर्टल पर कार्य करेगा, जैसे 30 सितंबर 2022 से क्रियान्वित किया जाएगा। दोस्तों, क्षेत्र विशेष के बारे में अब हम बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र। देश में पहनने वाले उपकरण, सुने जा सकने वाले उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स स्मार्ट मीटरों के निर्माण को सुविधाजनक बनाने हेतु श्रेणीबद्ध दरें तय करने के लिए सीमा शुल्क दरों में संशोधन किया गया है। देश में ज्यादा वृद्धि दर वाले इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्माण करने के लिए मोबाइल फोन के चार्जर के ट्रांसफार्मर के कलपुर्जे, मोबाइल कैमरा मॉड्यूल के कैमरा लेंस, कुछ अन्य वस्तुओं पर शुल्क में छूट दी गई है। रत्न और आभूषण। रत्न व आभूषण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए तरासे एवं पॉलिश किए गए हीरों और रत्न पत्थरों पर सीमा शुल्क घटाकर 5% किया जा रहा है। केवल तरासे गए हीरे पर कुछ भी सीमा शुल्क नहीं लगेगा। ई कॉमर्स के जरिए आभूषण निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए एक सरल नियामकीय रूपरेखा इस वर्ष जून तक लागू की जाएगी। रसायन के लिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण रसायनों यथा मेथेनॉल, एसिटिक एसिड, पेट्रोलियम शोधन से जुड़े हैवी फीड स्टॉक पर सीमा शुल्क घटाया जा रहा है और देश में जो पर्याप्त क्षमता वाले सोडियम साइनाइड पर सीमा शुल्क बढ़ाया जा रहा है। इससे देश में मूल्यवर्धन करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, एमएसएमई छतरी पर सीमा शुल्क 20% किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र से जुड़े कलपुर्जों पर दी जा रही शुल्क को तर्कसंगत बनाया जाएगा। स्टेनलेस स्टील, इस्पात के कोटेड चौरस उत्पादों, एलॉय स्टील, हाई स्पीड स्टील की छड़ों पर कुछ एंटी डंपिंग शुल्क सीवीडी को वापस लिया जा रहा है ताकि जनहित में इस धातु को मौजूदा ऊंची कीमतों से निपटा जा सके। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों, कुछ वस्तुओं जैसे फास्टनर्स, बटन, जिपर, लाइनिंग मटेरियल, विशेष चमड़ा, फर्नीचर फिटिंग, पैकेजिंग बॉक्स पर छूट दी जाएगी। झींगा जलीय कृषि के लिए आवश्यक कुछ कच्चे माल पर शुल्क घटाया जा रहा है ताकि इसके निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। दोस्तों, ईंधन के मिश्रण को बढ़ावा देने के लिए शुल्क संबंधी उपाय। गैर मिश्रित ईंधन पर 1 अक्टूबर 2022 से प्रति लीटर 2 रुपए का अतिरिक्त विभेदक उत्पाद शुल्क लगेगा। मतलब दोस्तों, जो हमारी सरकार है ये पेट्रोल में इथेनॉल की मिक्स की बात कर रही है। जो इथेनॉल मिक्स नहीं बेचेगा या नहीं कराएगा उसे प्रति लीटर 2 रुपए का अतिरिक्त विभेदक लगेगा। दोस्तों, अब हम बजट की चुनौतियों की बात करेंगे। चुनौती क्या होगी दोस्तों? राजकोषीय घाटे को कम करना। राजकोषीय घाटा जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है उसे कम करने के प्रयास करना। दोस्तों, वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से अर्थव्यवस्था को संतुलित रखना रोजगार का सृजन करने में चुनौती है। दोस्तों,
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और कृषि को कैसे बढ़ाया जा सके, ये भी एक चुनौती होगी। शिक्षा को डिजिटलीकरण कैसे किया जाए, ये भी एक चुनौती होगी। हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ग्रोथ कैसे हो, ये भी एक चुनौती होगी। तो दोस्तों, मैंने ये मुख्य चुनौतियां आपके सामने प्रस्तुत की हैं। उसके बाद हम आगे की राह पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों तथा जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में ज्यादा ध्यान देना होगा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर विशेष ध्यान की जरूरत है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में ध्यान देना होगा। दोस्तों, रक्षा क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना होगा। दोस्तों, अब हम मुख्य परीक्षा से जुड़े संभावित प्रश्नों की बात करेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में जो बजट पेश किया गया है उसके मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। दूसरा है, हाल ही में जो बजट पेश किया गया है उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी समीक्षा कीजिए। दोस्तों, बजट का ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। अगर आपने आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 नहीं देखा है तो वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक डाल दी है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। क्योंकि सभी परीक्षाओं के लिए बजट और आर्थिक सर्वेक्षण बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से जुड़े मेरे सभी वीडियो आप सभी को प्राप्त होते रहें। चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है, आप चाहें तो वहां से भी जाकर हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसमें आपको सभी पीडीएफ आसानी से प्राप्त होती रहेंगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप चाहें तो वहां से भी जाकर जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।